वायु से जो बुलबुले बनते हैं वो पानी के अंदर चमकता है। हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर थर्ड। आज हम थर्ड मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन। ये दोनों को आज हम ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड नज़दीक आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन कहता है कि मीटर सेतु की तार बनी होती है। मीटर सेतु की तार किससे बनी होती है? द वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ। बताइएगा। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लाए हैं, ठीक है, चिंता है कोई बात नहीं। बताइएगा, क्या कॉपर का बना होता है, क्या स्टील का बना होता है, क्या मैग्नीन का बना होता है, क्या आयरन का बना होता है? कमेंट करते चलिए ताकि आपको एक एक प्रश्न का उत्तर आपको याद होते चले, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो कमेंट करने से क्या होता है, लिखने से चीज़ें याद होती है। तो इसीलिए पूरी शिद्दत के साथ अब बोर्ड में झोंक दीजिए अपने आप को। चलिए कमेंट करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीटर सेतु की तार किससे बनी होती है? तो मैग्नीन की तार से बनी होती है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा को देखा जाए। कहता है, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है? किस कारण से जो वायु के कारण जो बुलबुले बनते हैं वो पानी के अंदर चमकता है? क्या परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, या विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन के कारण? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जो वायु से जो बुलबुले बनते हैं वो पानी के अंदर चमकता है, वो किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कहता है, दो उत्तल लेंस को परस्पर संपर्क में रखा जाए तो समतुल्य लेंस होगा। माने कि दो गो जो उत्तल लेंस है उसको आप रख दीजिए परस्पर संपर्क में लाके, कांटेक्ट में लाके, तो उसका जो समतुल्य होगा वो कौन सा उत्तल जैसा होगा? क्या अवतल होगा, क्या उत्तल होगा, क्या समतला उत्तल होगा, या समतला उत्तल होगा? बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, जो दो लेंस आपस में संपर्क में उत्तल लेंस को रखते हैं तो क्या होता है? उतले लेंस ही हो जाता है। तो यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? कहता है, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? जब कोई श्वेत प्रकाश, देखिए जैसे ये एक श्वेत प्रकाश आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है? श्वेत प्रकाश आ रहा है, श्वेत प्रकाश, ठीक है, ये श्वेत प्रकाश आ रहा है और ये हम रख दिए प्रिज्म, ठीक है, ये प्रिज्म। तो इससे जो टकरा करके हमारी जो 7 भाग में विभक्त होती है, ठीक है, तो सबसे जो नीचे रहती है वो कौन रहती है? विव गियोर। विव गियोर में कौन आता है? क्या इसका ट्रिक है को याद रखिएगा, विव गियोर, यानी कि आर नीचे आता है और जो बैगनी है, वायलेट है, वो ऊपर रहता है, ठीक है, बाकी इसके बीच में आता है। तो जो सबसे अधिक जो विचलन होने वाला होता है वो किसका होता है? तो वायलेट का होता है, ठीक है, वायलेट का होता है, यानी कि बैगनी का होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बैगनी। ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? कहता है, समान वेग से चलता आवेश यानी कि त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। समान वेग से त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? क्या
विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या इनमें से कोई नहीं, जो आपको बताना है। तो देखिए हम मॉडल पेपर सेट 1 में या सेट 2 में बताए थे कि अगर कोई आवेश v वेग से क्या हो, नियत हो, माने कि नियत वेग से गतिमान हो, तो वो क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और कुछ ऊर्जा भी उत्पन्न करता है, कुछ एनर्जी भी उत्पन्न करता है। तो ठीक है, मेनली रूप से क्या उत्पन्न करता है त्वरित आवेश, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर केवल आपका वेग 0 हो, माने कि जो आपका आवेश है वो क्या है, रुका हुआ है, विराम में है, तो उस वक्त जो उत्पन्न करेगा वो केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा, केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बन गया, तो इसलिए याद करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखा जाए। क्या कहता है कि एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहरा, इसका सहिष्णुता होगा, क्या होगा। जो सुनहरा के लिए जो होता है वो कितना होता है, क्या 5% होता है, कि 20% होता है, कि 10% होता है, या 15% होता है, जो आपको बताना है। देखिए जो सुनहरा के लिए होता है, वो होता है 5%। कितना होता है, 5%। और चांदी के लिए भी होता है, चांदी के लिए कितना होता है, ये होता है 10%, ये होता है 10%। और वर्णहीन के लिए, इधर लिखते हैं, वर्णहीन के लिए कितना हो जाएगा, ये होता है 20%। ये होता है सहिष्णुता। ठीक है, विद्युत धारा चैप्टर में से पूछा गया है। तो देखिए सुनहरा के लिए पूछा गया, तो सुनहरा के लिए कितना होता है 5%, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखा जाए। कहता है एक सामान्य मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होगी। मतलब कि एक सामान्य जो मानव के आँख के लिए स्पष्ट जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, क्या 30 सेंटीमीटर होता है, कि 40 सेंटीमीटर होता है, या 25 सेंटीमीटर होता है, या 50 सेंटीमीटर होता है। ये कई बार क्वेश्चन हम बता चुके हैं। जो अगर न्यूनतम दूरी पूछे तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 25 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई वस्तु को समझना, अगर कोई वस्तु के 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक लाते हैं तो वो व्यक्ति साफ साफ नहीं देख सकता है। ठीक है, अगर 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसको देख लेगा, लेकिन अगर उससे नज़दीक और लाएंगे 25 सेंटीमीटर से नज़दीक, तो उससे साफ साफ व्यक्ति नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है, इससे कम नहीं हो सकता। अनंत तक आप देख सकते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम नहीं। कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए प्रश्न संख्या 8 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 8 को देखा जाए। कहता है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़े होंगे मॉडर्न फिजिक्स में। बताएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्या प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, कि प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, या धातु के कार्यफलन पर, या इनमें से कोई नहीं। जो उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निर्भर करती है वो करती है किस पर, प्रकाश की तीव्रता पर। यानी कि जो
फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी सीधा समानुपाती होता है किसका? तीव्रता का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 9 या 10 जो भी होगा आप देख लीजिएगा। कहता है अल्फा कण है, अल्फा कण क्या होता है? क्या हीलियम का नाभिक होता है, क्या न्यूक्लियॉन होता है, क्या इलेक्ट्रॉन होता है, या विद्युत चुंबकीय तरंग होता है? तो देखिए अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक। ठीक है, हीलियम के अंदर क्या रहता है? हीलियम के परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन होते हैं, सॉरी दो प्रोटॉन होते हैं, और दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो दो न्यूट्रॉन के निकालने के बाद जो भी बचता है वो क्या बनता है? हीलियम का नाभिक बचता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 10वां को देखा जाए। कहता है 15 का द्विधारी तुल्यांक क्या होगा? 15 का द्विधारी तुल्यांक क्या होता है? निकालने के लिए बताए थे, आप सभी निकाल के कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए निकालने के लिए क्या बताए थे? 15 का द्विधारी संख्या निकालना है हमको। तो देखिए अगर हमारे पास क्या लॉजिक गेट में क्या होता है कि हमारे पास दो ही नंबर होता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो हम जो काटेंगे दो ही से काटेंगे। ठीक है, अगर 2 से कट गया तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अगर 2 से नहीं कटा तो 1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे तो 7 दूनी कितना होता है? 14 होता है। लिख दिए 7, शेष कितना बच गया? 1, क्योंकि नहीं कटा। देखिए अब काटिए तो 3 दूना कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, 3 दूना 6 होता है, तो नहीं कटा तो 1 लिखेंगे। अब 2 से खवाओ काटेंगे, 2 एक बार में, शेष कितना बच गया? 1 बच गया। नीचे से लेके ऊपर तक लग गिन दीजिए, यानी कितने के गो है? 1 1 1 1, इसका होल ट्वाइस, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप हमको से पहले आप सभी निकाल लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देते हैं। देखिए हमारे पास दो ही नंबर है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक है, अगर कट जाए तो 0 लिखेंगे, अगर 2 से कट जाए तो 0 लिखेंगे, अगर 2 से नहीं कटे तो 1 लिखेंगे। हमने देखा कि 7 दूनी 14, यानी कि नहीं काटा, 1 बच गया। फिर हम काटे 3 दूनी 6, शेष 1 बच गया। फिर काटे 2 एकम 2, तो शेष 1 बच गया। और नीचे से लेकर ऊपर तक लग गिन देंगे तो वहीं हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए। कहता है दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है। दिया गया परिपथ में ये जो चित्र है वो किसका संकेत दर्शाता है, वो आपको बताना है। क्या एनपीएन ट्रांजिस्टर को दर्शाता है, क्या पीएनपी ट्रांजिस्टर को दर्शाता है, या एक पीएन जंक्शन डायोड को दर्शाता है, या एक जनरेटर डायोड को दर्शाता है? तो देखिए आपका जो चित्र है वो किस प्रकार से बना है? इस प्रकार से बना है। ठीक है, सॉरी, इस प्रकार से बना है। ठीक है, तो देखिए जो ये होता है, ये जो होता है ये होता है उत्सर्जक प्लेट। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है संग्राहक प्लेट। ठीक है, और ये होता है आधार। इसको देखिए, उत्सर्जक को ई से सूचित करते हैं, संग्राहक को सी से सूचित करते हैं, और आधार को वी से सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये है बीच में पीएन है, पी संधि है। ठीक है, और ये दोनों क्या है? एन। तो देखिए दो एन के बीच में एक पी रहता है, तो उसको क्या करते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मक्खन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ दे
PNP ट्रांजिस्टर के बारे में, तो सेम यही फिगर रहेगा, देख लीजिए, ये पट्टी देख लीजिए, सेम यही फिगर रहेगा। क्या होगा जो देखिएगा, ये वाला यहाँ से जाके इधर, और ये जो ये बाहर निकल रहा था ये क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्सर्जक, ये हो जाएगा संग्राहक, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, और बीच में क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, 2P हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा PNP ट्रांजिस्टर। इस प्रकार इसका चित्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लॉजिक गेट का एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 जो देखा जाए, कहता है एंड गेट का बुलियक व्यंजक होता है। एंड गेट का बुलियक व्यंजक क्या होता है? देखिए, जो एंड गेट का पहले चित्र देख लीजिए। एंड गेट का चित्र किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। ये होता है A, ये होता है B, और ये होता है Y। ठीक है, A और B क्या है, इनपुट है, यानी 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। लिख देते हैं, ये इनपुट है, इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, तो जो एंड गेट में जो होता है बुलियक व्यंजक, वो होता है A, ये होता है A इंटू B इज इक्वल टू Y। ये होता है एंड गेट का। लेकिन अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, नॉट जोड़ दें, देखिएगा फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रहेगा ऐसे ही, क्या हो जाएगा, नथनी पहन लेगा। ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये Y हो जाएगा। तो इसका व्यंजक कैसे लिखाएगा, A इंटू V, A इंटू V के ऊपर बार, इसको बार पढ़ते हैं। ठीक है, A इंटू V के ऊपर बार Y। ये हो जाएगा किसका, नैंड गेट का, ये हो जाएगा नैंड गेट का, ये हो जाएगा नैंड गेट का। ठीक है, नैंड गेट का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, A इंटू V Y, यानी C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, दम सेम सवाल, दम सेम सवाल, अभी जो बताएं वहीं आ गया। कहता है चिन्ह, ये जो चित्र है किस गेट का है, ये जो चित्र है वो किस गेट का है? तो अभी हमने बताया कि ये ऐसे होता है, और 1 इनपुट और 2 इनपुट और 1 आउटपुट किसका होता है, तो एंड गेट का होता है, एंड गेट का होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप ट्रूथ टेबल भी याद रखें, 2 नंबर में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए साइड में हम ट्रूथ टेबल भी बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए ट्रूथ टेबल क्या, ट्रूथ टेबल को देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये V हो जाएगा, और ये A इंटू B हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, Y। ठीक है, और कुछ हमें इनपुट देंगे तो आउटपुट में हमारा क्या मिलेगा, जो देखते हैं। अगर हम क्या करते हैं, देखिएगा, अगर हम 0 देते हैं, ठीक है, 0 0, तो हमें इनपुट में क्या, आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर हम 1 देते हैं और इसको में 0 देते हैं तो क्या मिलेगा, फिर भी हमारा 0 ही आउटपुट आएगा। इसको में 0 देते हैं, इसको में 1 देते हैं, तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर इसको 1 देते हैं, अगर इसको 1 देते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा 1 आएगा। ठीक है, 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है कि स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है। ठीक है,
और 1 क्या होता है, 1 होता है स्विच ऑन है। ठीक है, ये पढ़े होंगे लॉजिक गेट में। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कहता है इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। देखिए इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है जब श्वेत प्रकाश की किरणें, जब श्वेत प्रकाश की किरणें, यह है श्वेत प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से टकराती है तो 7 भाग में विभक्त हो जाती है, 7 भाग में विभक्त हो जाती है, जिसके सबसे नीचे रहता है रेड और सबसे ऊपर रहता है वायलेट। ठीक है, और हम एक पट्टी पर इसे लेते हैं तो 7 रंग की पट्टी बनती है। ठीक है, तो इसी को तो कहते हैं इंद्रधनुष। ठीक है, अगर आप आसमान में देखिएगा तो इंद्रधनुष होता है किसके कारण से, वर्ण विक्षेपण के कारण से। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब पूछ देगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो जब बारिश पड़ती है और सूर्य उगा रहता है तो इस पर प्रकाश पड़ता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तब ये जाकर इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके कारण से होता है, ये वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण जो आपका ओमेगा होता है वो उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र हो जाता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण का समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए। कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, क्या 1 mm होती है, क्या 2 सेंटीमीटर होती है, क्या 25 सेंटीमीटर होती है, क्या 1 मीटर होता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जो आपको बताना है। तो इसका अधिकतर बच्चा क्या क्या होगा, 25 सेंटीमीटर मारा अधिकतर बच्चा, लेकिन क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर ही देखिए पूछ रहा है लेंस की फोकस दूरी, जो अधिकतम लेंस की जो लेंस लगाते हैं उसकी दूरी कितनी होती है, तो 2 सेंटीमीटर होती है। आपसे अगर यहाँ पर कहा जाता है न्यूनतम दूरी, तब क्या हो जाता आंसर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लेकिन क्या कह रहा है, लेंस की फोकस दूरी कह रहा है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 16 नंबर प्रश्न को कहता है प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो प्रकाश का कणिका जो सिद्धांत है वो किसने साबित किया था, न्यूटन भाई साहब ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने, न्यूटन वैज्ञानिक ने दिया था। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 17 कहता किसी विकिरण के एक क्वांटम जिसमें निश्चित ऊर्जा होती है कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या प्रोटॉन कहलाती है, न्यूट्रॉन कहलाती है, या लेप्टन कहलाती है, या फोटॉन कहलाती है, क्या कहलाता है। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, तो फोटॉन कहलाती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए। 18 कहता है प्रकाश विद्युत सेल होता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है। प्रकाश विद्युत सेल वह सेल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल वह सेल है जिससे प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कहता बेलनाकार लेंस के का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है किस दोष को दूर करने के लिए, जो आपको बताना है। क्या निकट दृष्टि दोष के लिए, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, जरा दृष्टि दोष के लिए, या एस्टिग्मेटिज्म? बताएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टिग्मेटिज्म। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 20 को देखा जाए। कहता है समान संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। समान संयोजन के लिए जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है वो क्या होता है? तो आवर्धन क्षमता होता है m बराबर माइनस का वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी वाई एफ ई। ये करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 21 कहता धारितीय प्रतिघात होता है। धारितीय प्रतिघात का क्या होता है, जो आपको बताना है। जब परिपथ में केवल धारिता जोड़ा हो तो क्या होता है? वो होता है XC बराबर 1/ओमेगा c, जहाँ XC होता है, जहाँ ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? जहाँ ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf। तो यहाँ से क्या हो जाएगा XC का मान? तो ओमेगा की जगह पर क्या रख दीजिए? 2πfc। तो ये हो जाएगा हमारा जब परिपथ में धारिता जुड़ा हो। तो करेक्ट आंसर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कहता निम्नलिखित में से किस तरंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? निम्नलिखित में से किस तरंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है गामा किरणें का। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बिहार बोर्ड में आने वाली सवाल है। चलिए कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर 60 sin 100 पाई टी धारा का वर्ग माध्य मूल माध्य आवृत्ति होगी। यानी कि आपसे पूछ रहा है RMS मान और फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है आवृत्ति क्या होगी। तो चलिए इसका हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए जो प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? I इज इक्वल टू क्या होता है? I नॉट क्या होता है? शिखर मान। I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, टी का हटा कर जितना भी वैल्यू दिया गया है सब क्या है? ओमेगा का मान है। तो चलिए देखिए अब इससे तुलना करते हैं। हमें दिया कितना गया है? I बराबर 60 साइन 100 पाई टी। ठीक है, 100 पाई टी। तो हमें क्या क्या दिया गया है? I नॉट का मान दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है? 60।
बहुत बढ़िया। हमें ओमेगा का मान दे दिया गया है, ओमेगा का मान कितना दे दिया है, 100 पाई, 100 पाई। चलिए अब जो आरएमएस मान होता है, जो आरएमएस मान होता है वो क्या होता है, वो होता है आई नॉट बटा √2। ये होता है हमारा आरएमएस का सूत्र। ठीक है, तो आई नॉट का मान रख दीजिए। तो आई नॉट का मान कितना है, 60 है। तो 60√2 हमारा आ जाएगा किसका वैल्यू, आई आरएमएस का मान। ठीक है, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान का हमारा आ जाएगा मान। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि आवृत्ति कितनी होगी, आवृत्ति कितनी होगी। तो आवृत्ति का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिएगा, सॉरी, चलिए इधर देखिएगा, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है। आवृत्ति को हम सूचित करते हैं ओमेगा से, सॉरी, आवृत्ति को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर ही जो होता है ओमेगा बराबर कोणीय वेग जो होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf। ठीक है, तो हमें आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ बराबर एफ को छोड़ दीजिए, 2π को नीचे लेके चल जाइए। ठीक है, ये हमारा आवृत्ति आ गया। तो आप मान रख दीजिए। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा का मान दिया गया है 100 पाई, तो 100 पाई, और नीचे है कितना 2π, तो पाई से पाई खत्म, और कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 50, क्योंकि आवृत्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है, हर्ज होता है, हर्ज होता है। ठीक है, HZ, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 60√2 और 50 हर्ज, 60√2 और 50 हर्ज। यानी देख लीजिए किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में, तो आपसे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, पहले क्या करना है, आई नॉट, पहले प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण याद रखना है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे तुलना करना है, तुलना करके आई नॉट और ओमेगा का मान निकाल लेना है। फिर आरएमएस का जो सूत्र होता है वो याद रखना है, क्या होता है आरएमएस का सूत्र, आई नॉट बटा √2, और आरएमएस का मान आ जाएगा वहाँ से, और जो कोणीय वेग होता है वो क्या होता है, ओमेगा बराबर 2πf। ठीक है, वहाँ से आवृत्ति का मान आपको निकाल कर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही हल्का था, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखा जाए। 24 कहता ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। देखिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है। तो जो हमें प्राप्त होता है वो होता है हाई वोल्टेज, यानी वोल्टेज हाई होगा, उच्चतम होगा, लेकिन धारा क्या होगा, निम्न होगा। तो करेक्ट आंसर किस में है, ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र से गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र से गतिमान कण, उसका चार्ज भी अपरिवर्तित रहता है और गतिज ऊर्जा, यानी कि दोनों अपरिवर्तित होता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए कहता है किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। ये डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है, डी ब्रोगली नाम सुने होंगे, डी ब्रोगली दिए थे, क्या दिए थे, हाइपोथेसिस दिए थे, जो परिकल्पना दिए थे उसका सूत्र क्या दिए थे। तो देखिए जो उसका सूत्र दिए थे क्या होता है, P बराबर HY लैम्डा, तो सभी लैम्डा के रूप में दिया गया है। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, HY/P, और P का मान होता है m इंटू वी, क्योंकि P संवेग होता है। ठीक है, तो यहाँ से H का मान रखेगा तो क्या होगा, यहाँ से H का मान P का मान रखेगा तो m इंटू वी, यानी H/m इंटू वी किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन एगो में है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये सूत्र आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 27 कहता विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है, क्या रखती है? नर्म लोहा उच्च अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति रहती है और धारणशीलता भी अधिक होती है, यानी करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चुंबक के पास क्या होता है? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होता है, किसी वस्तु को खींचने की क्षमता होती है और धारणशीलता भी अधिक होता है नर्म लोहा के पास। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखा जाए। क्या कहता विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सबसे पहले जो आविष्कार किए थे वो फराडे ने किए थे। ठीक है, फराडे ने किए थे। यही है जो वायर के नीचे दिशा सूचक यंत्र को रखे थे और जब उससे धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका सुई क्या हो रहा था? विक्षेपित हो रहा था। तो सबसे पहले वैज्ञानिक फराडे ने देखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 29 को देखा जाए। 29 क्या कहता किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है, यानी संवहन वेग Vd और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध होता है। तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? विद्युत क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 30 कहता किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर और दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? देखिए ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस का आवेश, ये माइनस का आवेश, और इसके एक बिंदु पर मध्य बिंदु से ये कोई पॉइंट P है। तो इसके जो समानुपाती होता है वो क्या होता है, जो आपको बताना है। तो देखिए जो किसी भी बिंदु पर जो सूत्र होता है वो होता है, क्या होता है? V बराबर KP/R²। तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R² के। ठीक है, 1/R² के। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा 2 नंबरिया क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन। कहता है एक ट्रांसफार्मर का ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। ऊर्जा क्षय को नामांकित करें कह रहा है। नेम द एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो आपको बताना है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। क्या ये प्रश्न आपको आता है? कमेंट जरूर करिएगा। चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो आंसर देखिएगा। देखिए ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार का ऊर्जा क्षय देखने को मिलता है। यह है इसका आंसर। चाहे तो आप कॉपी में उतार सकते हैं या तो पूरी की पूरी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि याद हो जाए आपको। देखिए 4 प्रकार का ट्रांसफार्मर ऊर्जा क्षय करता है। पहला होता है ताम्रह्रास। पहला क्या होता है? ताम्रह्रास, इसको कहते हैं कॉपर लॉस। दूसरा होता है शैथिल्य ह्रास। ठीक है, तीसरा होता है चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा क्षय, और चौथा होता है लव ह्रास जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे, तब जाके हमको 2 नंबर मिलेगा। पहला क्या आता है? पहला आता है ताम्र क्षय। ताम्र क्षय क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण ताम्र क्षय देखने को मिलता है। तो इसका निवारण भी लिखना है। ठीक है, इसका निवारण भी लिखिएगा, तब जाके आपको पूरी की पूरी नंबर दिया जाएगा।
इसका निवारण के लिए क्या किया जाता है कि मोटे तार का उपयोग किया जाता है। कौन सा तार का? मोटे तार का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा दी जाती है तो इसका कुछ क्रोड जो होता है वो बार बार चुंबकित हो जाता है और विचुंबकित हो जाता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा कुछ भाग खपत हो जाता है, तो इसे शिथिल ह्रास कहते हैं। शिथिल ह्रास को दूर करने के लिए नरम लोहा का क्रोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप 2 को भी लिख दीजिएगा आप बढ़िया से, तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप पूरा लिख के आएगा ताकि आपको पूरा से पूरा मार्क्स मिले। ठीक है, तीसरा आता है चुंबकीय फ्लक्स क्षय। कहता है जब ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न कुछ फ्लक्स द्वितीयक कुंडली में वध नहीं हो पाता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स क्षय देखने को मिलता है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए कौन सा उपाय है? तो इसे दूर करने के लिए कुंडली को एक ही क्रोड में लपेट दिया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को जो दूर करने के लिए होता है वो क्या होता है? कुंडली को एक ही क्रोड से लपेट दिया जाता है। ठीक है, तीसरा आता है लौह क्षय। लौह क्षय में क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा दी जाती है तो भंवर धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे हमें लॉस देखने को मिलता है, लौह क्षय उसको कहा जाता है। इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? इसको दूर करने के लिए किया जाता है कि क्रोड को पतरी बनाया जाए। ठीक है, पतरा बनाया जाए। तो ये होता है हमारा, देख लिए कि ट्रांसफार्मर का जो ऊर्जा क्षय होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये लिख के आपको आना है, तब जाकर 2 नंबर मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न फिर 2 मार्क्स का। कहता है निरोधी विभव की परिभाषा दे, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या परिभाषा होता है? तो देखिए निरोधी विभव वह विभव होता है, सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम सिर्फ बोल देते हैं। निरोधी विभव वह विभव होता है जिस पर विद्युत धारा का मान 0 होता है। ठीक है, तो निरोधी विभव वह ऋणात्मक विभव होता है, वह ऋणात्मक विभव होता है वह ऋणात्मक विभव होता है जिस पर विद्युत धारा शून्य होता है, विद्युत धारा शून्य होता है। क्या कहलाता है? निरोधी विभव कहलाता है। तो ये परिभाषा आपको लिख के आनी है निरोधी विभव का। निरोधी विभव कहलाता है, ये हो गया निरोधी विभव का परिभाषा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का परिभाषा, ये आपको लिख के आना है। तो क्या मिल जाएगा? 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। कहता है माइक्रोवेव के 2 उपयोग लिखें। कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखेगा कि क्या आपको क्वेश्चन ये पहले से आते थे। अगर आता था तो आपकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप पीछे वाला को खाली रिवाइज करते चलिए, आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। चलिए माइक्रोवेव के 2 उपयोग बताएं। माइक्रोवेव का 2 उपयोग बताएं। राइट डन टू यूज ऑफ माइक्रोवेव्स। देखिए माइक्रोवेव्स का हम यूजुअली जो यूज करते हैं, जो माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं, पहला तो भोजन हीटिंग में, यानी कि देखते होंगे होटल वाले 2 दिन पहले ही का खाना बना के रख लेता है, तो इसी माइक्रोवेव से क्या करता है? भोजन को गर्म करता है, यानी भोजन हीटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, भोजन हीटिंग में इसका उपयोग किया जाता है, फर्स्ट उपयोग हो जाता है। सेकंड उपयोग होता है संचार में। ठीक है, संचार में आप रेडियो वगैरह सुनते होंगे, तो वो इसी तरंगे का उपयोग करते हैं, माइक्रोवेव का। ठीक है, चलिए ये 2 गो हो गया। ठीक है, 2 गो हो गया। चलिए
अगले प्रश्न पर चलिए, फिर से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखिए। कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग का दो मुख्य विशेषता बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंग का दो मुख्य विशेषता बताइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का भोजन पकाने में, या लिख सकते हैं खाना पकाने में। खाना पकाने में किसका उपयोग करते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हैं चिकित्सीय इलाज में, जैसे कैंसर के इलाज में इसी का उपयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में ठीक है, कैंसर के बीमारियों के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का अथी करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, स्कैन करने के लिए। और तीसरा उपयोग भी होता है इसका, क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री में, जो अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं, जो आप देखे होंगे कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग है किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की। इसीलिए क्या होता है कि जब वहाँ पर जाते हैं अंतरिक्ष में, तो वहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है, तो इसीलिए इसका उपयोग करते हैं वार्तालाप, अंतरिक्ष में संचार, वार्तालाप के लिए, ठीक है, बोलने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग करते हैं। तो ये देखें हम लोग 3 विशेषता। तो आज तक इतना ही। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलती रहे और बढ़िया से आप आने वाले बोर्ड को तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको PDF वगैरह जितनी भी है सब मिलती रहेगी। और चाहें तो हमारा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।